ओए, तो ये लास्ट क्लास में मैंने प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस में बताया था, ठीक है। आज जो बताना है मुझे वह भी है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है ना? देखिए, सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन होता क्या है? सेल्फ इंडक्शन देखिए, ये कॉइल है, इसके अंदर मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट डाल रखा है, और ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वैल्यू बढ़ती है फिर उसके बाद घटती है, पता ना। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल नेचर का होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बढ़ भी रही है और थोड़े टाइम बाद क्या होगी, घटेगी भी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, चलो पहले एक काम करते हैं, बढ़ने के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मान लीजिए इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है, जब इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मुझे पता है इस कॉइल के एरिया से ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जा रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट इस करंट के अगेंस्ट में खड़ा कर देती है, ताकि ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इस करंट की वैल्यू को बढ़ने से रोक सके, ताकि इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना बंद हो जाए और फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए। हर कॉइल ये चाहती है कि फ्लक्स ना चेंज। अब यही क्या है भैया, दूसरी केस में करते हैं। ये आपने ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब इस करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करने लगी, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, तो इस वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास कर रही है, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा तो इंड्यूस ईएमएफ इस प्रकार से आएगा कि वो फ्लक्स को घटने से रोके। घटने से रोकने के लिए भी जो इंड्यूस करंट ईएमएफ रहेगा या करंट रहेगा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट है, ठीक है भैया। तो कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अपने ही अंदर हो रहे करंट के बदलाव को कॉइल अपोज करने के लिए अपने अंदर ही क्या लाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ लाएगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी कि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, रोक सके। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it opposes the change in magnetic flux linked with it या with coil by developing induced EMF और induced करंट। क्या ना भैया, ये जो सेल्फ इंडक्शन क्या है भैया, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कॉइल की। जब उसके अंदर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो कॉइल अपने ही फ्लक्स को चेंज को अपोज करने के लिए खुद से क्या लाती है, एक इंड्यूस ईएमएफ लाती है, जो उस फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, रुकता है। अच्छा, जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो अगेंस्ट में आएगा इंड्यूस ईएमएफ। क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ अगेंस्ट में आएगा, ठीक है। और जब फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, फेवर में आएगा, फेवर में आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को फेवर करेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट के क्या होगा, अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब चलिए,
बाय ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, फ्लक्स की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब करंट बढ़ रहा है। फ्लक्स की वैल्यू कब घट रही है, जब करंट घट रहा है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हुआ, आइए, करंट के घटने बढ़ने पे डिपेंड करता है। फाई इक्वल्स में क्या होगा, एल आई, वेयर एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखा हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग कॉइल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट कॉइल, ठीक है, अलग अलग कॉइल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो भैया ये ध्यान रखना। और यहां पर आप हेयर फाई क्या हुआ, एल आई के बराबर है। एल क्या है, वेरिएबल है, क्या है ये, एल है आपका वेरिएबल, तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। सो वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, डी फाई अपॉन में डी टी माइनस डी अपॉन में डी टी माइनस, ये क्या हुआ एल आई। यहाँ पर एल की वैल्यू एक कॉइल के लिए फिक्स रहती है, तो इस एल को बाहर निकाल दो तो ये क्या होगा, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहलाता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। वहां बैठा था ठीक नहीं था, वहां बैठा था ठीक नहीं था, मैं बारिश कर दूंगा, लाभ दूसरे के अच्छा लगी होती है। देखिए ये रेट इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ठीक है। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कॉइल, गिवन कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है आर, देन करंट क्या हुआ, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या माइनस एल डी आई अपॉन में क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया। सम मोर अबाउट, या नोट में ध्यान रखना, एसआई यूनिट ऑफ एल यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, हेनरी एच से लिखते हैं कैपिटल एस, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, ठीक है भैया। एल अगर किसी कॉइल का जितना ज्यादा होगा उसका अपोजिशन भी फ्लक्स के चेंज के लिए क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये भी नोट में नोट 2 लिख दीजिए, नोट 2, एल क्या होगा ज्यादा, तो कॉइल का अपोजिशन फ्लक्स के चेंज में क्या हुआ, के चेंज में ज्यादा। और अगर किसी कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो कम है तो वो अपने अंदर फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी, कम अपोज करेगी। समझ गए। अब एक चीज देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का हमें क्या निकालना भैया, सेल्फ इंडक्टेंस। एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, इसका एरिया क्या है, ए है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी लिंक है, बी, ठीक है। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन अपॉन में एल। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तब देखिए अभी हमने पढ़ा वी नो क्या, फाइव कोर्स में क्या था, एल आई था, तो एल क्या होगा, फाइव अपॉन में आई,
फाई क्या था? टोटल फ्लक्स। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बी एन ए कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया? आई। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बताइए ना मम्मी? सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए कहता हूँ टेस्ट दे ले, कभी जिंदगी में पढ़ते रहेगी उसकी वजह से। म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन ए। और आपको बता दो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या यही है। और इस कॉइल का जो एरिया नॉर्मल है वो भी क्या है? इसी डायरेक्शन में होगा जहां पर मैग्नेटिक, क्योंकि एरिया जो है ना कॉइल का ये होता है, इसको एरिया कहता है, तो उसका नॉर्मल क्या होगा? ऐसे होगा। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी यही से, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का हेयर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक दूसरे क्या है भैया? पैरेलल है। और पैरेलल होंगे तो क्या होगा? हाँ सेंटर पे आ जाओ, सेंटर पे, स्किल्स यार्ड पे, स्किल्स यार्ड पे आ जाओ, स्किल्स यार्ड पे। हाँ हाँ स्किल्स यार्ड पे आ जाओ। हम्म, हाँ 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 7-10 तक आ जाओ। ठीक है। तो भैया ये हो गया। और कॉस क्या हो गया? 0 अपॉन में क्या हो गया? आई। आई से आई क्या हुआ? कट मर गए। आई से आई कट मर गए। तो एल क्या होगा? एल इक्वल्स टू में म्यू नॉट स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल। और फिर क्या है? एन और ये क्या है? ए। आई इक्वल्स में म्यू नॉट एन और एन क्या होगा? एन स्क्वायर ए अपॉन में, ये हो गया इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। क्या हो गया? ये ज्यादा होगा तो सोलिनॉइड के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसको अपोज क्या किया जाएगा? ज्यादा किया जाएगा। इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। यहां पर जो एल है, अच्छा ये तो जब हो गया जब सोलिनॉइड के अंदर क्या है? जब सोलिनॉइड ऐसा नॉर्मली है, जब इसके बीच में क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। इफ वी फिल्ड the whole space with a medium अभी जाम में देखा, तेरा जाम कहाँ लग रहा था? तो ये भी तो दिल्ली में रहते हैं, तू इंग्लैंड रह रहा है। भूत बना दो ही मार के, सुअर कहीं का। मीडियम, if we filled the whole space with a medium of relative permeability mu r। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है साक्षी? वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है? वैक्यूम के कंपैरिजन में वो मीडियम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से अलाउ कर रहा है। अगर मैंने पूरे स्पेस को, डाइलेक्ट्रिक के पूरे स्पेस को मैंने मीडियम से फिल कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया? सॉरी, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? म्यू आर है। तो एल क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया? ठीक है। अब देखिए, तो हमने फॉर्मूला देख लिया। अब आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग दी इंडक्टेंस। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग दी इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के इंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं? देखिए भैया, तो हमने देखा इंडक्टेंस क्या आया था? म्यू नॉट म्यू आर
एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये था। हम देख रहे हैं एल जो है वो म्यू आर के डायरेक्टली है, पहला फैक्टर। तो इससे क्या होगा, अगर म्यू आर ज्यादा होगा, ध्यान दीजिए भैया, म्यू आर ज्यादा, तो सोलिनॉइड के अंदर, सोलिनॉइड के इनसाइड दी सोलिनॉइड, इनसाइड दी सोलिनॉइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अगर करंट वेरी करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, तो उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो भी क्या होगी, ज्यादा। यानी फ्लक्स क्या करेगा, इसके अंदर वेरिएशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वेरिएशन भी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। फ्लक्स चेंज ज्यादा, फ्लक्स चेंज ज्यादा। जब फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। डेल्टा फाई की वैल्यू ज्यादा, तो ईएमएफ क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा। और अगर कोई कॉइल इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा ऑफर कर रही है तो उसका इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्या है, कोई कॉइल इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा डेवलप कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज को ज्यादा अपोज कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स में चेंज वही ज्यादा अपोज करती है जिसका इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर क्या है, एन स्क्वायर ज्यादा। अच्छा, एन ज्यादा होने से आपका एल ज्यादा है, कैसे, तो भैया अगर आप एन को बढ़ाओगे तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। इनसाइड दी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एन बढ़ गया। एन बढ़ने, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, चेंज फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी इंडक्टेंस क्या उसका, ज्यादा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, एरिया बढ़ने से क्या होता है, बस वही है, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ जाता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, यानी फ्लक्स क्या है, ए के डायरेक्टली है। तो एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो चेंज क्या आएगा, ज्यादा। क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, ज्यादा। और फ्लक्स में जब चेंज ज्यादा आता है तो भैया इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा। और ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, एल के इनवर्सली क्यों है, स्मॉल एल के, लेंथ के इनवर्सली क्यों इंडक्टर, क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉइल का बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, फ्लक्स क्या होता है, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। छोटी चीजों में चेंज क्या आता है, कम आता है। और जब चेंज कम आएगा तो ईएमएफ क्या होगा, कम हो जाएगा। और ईएमएफ कम हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए भैया। तो ये फैक्टर्स हैं जो इंडक्टेंस के ऊपर अपना इंपैक्ट दिखाते हैं। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो गया। अब आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, एक और चीज है कि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा बार आता है, डेरिवेशन भी आती है, और न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बार किया जाता है। टॉपिक का नाम है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर या एनर्जी स्टोर्ड इन सोलिनॉइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है, एल आई स्क्वायर। एल क्या है, इंडक्टेंस। क्या है, टॉपिक का नाम है। चलो अभी ये नहीं करा रहा क्योंकि मैंने पिछले वाले बैच में भी नहीं करा था, तो मैं करा रहा हूँ सीधा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, ये होता क्या है, तो भैया यहाँ पर दो डायग्राम बनाऊंगा। पहले डायग्राम में एक कॉइल ले ली, और इस कॉइल से मैंने एक करंट डाला जो वेरिएबल नेचर का है। क्या है, इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है। बढ़ेगी घटेगी तो इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक, पहली कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो B1 रहेगी, इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी
वो भी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। अब इसका तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, इस कॉइल का खुद का क्या होगा, तो कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी तो क्या फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो उसको अपोज करने के लिए कॉइल खुद क्या लाएगी, इंड्यूस ईएमएफ लाएगी। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं पड़ोस में एक कॉइल दूसरी रख दूं और वहां पे लगा दूं गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दूं, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब करंट है या नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट बढ़ रही है और पड़ोस में रखिए दूसरी कॉइल, कॉइल नंबर फर्स्ट, कॉइल नंबर फर्स्ट, और ये कॉइल नंबर सेकंड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे भी जाके लिंक करेंगी, ठीक है। जब इससे लिंक करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा और घटेगा, क्योंकि पास में एयर रखी। जब बढ़ेगा घटेगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, किस कॉइल का, दूसरी, तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स, सेकंड कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। देखिए करंट किसके अंदर चेंज हो रहा है, पहली कॉइल के अंदर, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकंड कॉइल का। और इसके अंदर क्या आएगा भैया, या तो इंड्यूस ईएमएफ, जब आपका फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस ईएमएफ फेवर करेगा, जब बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अगेंस्ट में आ जाएगा, ठीक है। कॉइल की दूसरी कॉइल की, अच्छा किसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया, दूसरी कॉइल के अंदर, ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। इसी कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए भैया दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली कॉइल के अंदर करंट वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल नेचर से पहली कॉइल के द्वारा बढ़ाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो अपने अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ लाएगी ताकि वो फ्लक्स को चेंज को अपोज कर सके। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अगर पड़ोस में कॉइल रखी है तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के फ्लक्स को चेंज करेंगी, कौन सी, दूसरी कॉइल, ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पास में रखिए तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसका फ्लक्स को चेंज को अपोज करने के लिए उस कॉइल के अंदर भी क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ उस कॉइल के फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगी। इसको हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन, क्या कहते हैं इसे। यहां पर किसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, पहली का या दूसरी का, दूसरी का, तो इसे पढ़ते हैं M21, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है भैया, सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट। अच्छा ये केस फर्स्ट था, केस अब देखिए इसको अगर मैं देखूं, ध्यान दीजिए, सेकंड कॉइल का बाय ऑब्जर्वेशन, सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली है। देखिए फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट बढ़ रहा है तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और सेकंड फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट घट रहा है तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है भैया। यानी जो सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है φ2 वो किसका डायरेक्टली है, I1 क्या है, और यहां पर φ2 इक्वल्स टू में M21 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन किसका है, सेकंड का। M21 को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ, और ये क्या हो गया I1। M12 क्या है हियर, M21 है ना, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, और नॉर्मली कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है भैया। अब देखिए जैसा कि हमें पता है यार क्या है, φ2 की वैल्यू क्या रखी है, M21 I1, I क्या है, वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल है तो क्या आएगा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्या आएगा? देन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी बताइए? यही क्या होगा? दूसरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दूसरी में ही तो आएगा, तो क्या होगा? d∅2 अपॉन में, तो माइनस M21 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? di1 अपॉन में, ये क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन और म्यूचुअल डिक्शन ऑफ सेकंड कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। और फर्स्ट कॉइल में जितना ज्यादा रेट होगा, सेकंड कॉइल में उतने ज्यादा क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्या आएगा? अच्छा, केस सेकंड, अभी डेफिनेशन निकालूंगा, केस सेकंड। अच्छा, ईएमएफ ही निकालना पीछे। करंट, इंड्यूस करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? तो सेकंड कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट आया वो ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस सेकंड कॉइल का क्या होगा? आर क्या है? R2 क्या? रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, ठीक है भैया। तो I2 किसके बराबर होगा? ये आया माइनस M21 di2 I1 अपॉन में dt अपॉन में R2। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। क्या होती है? SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? हेनरी होती है, H से लिखते हैं, ठीक है। इसकी भी हेनरी होती है। तो अब देखिए, अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि भैया पहली कॉइल को तो ऐसी रख दीजिए, फर्स्ट कॉइल, उसके साथ क्या लगा दीजिए? गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरी कॉइल को इसके पास में रखिए, सेकंड कॉइल, और उसके अक्रॉस में अप्लाई कर दीजिए वेरिएबल करंट, ठीक है। अब क्या होगा? सेकंड कॉइल का करंट बढ़ेगा या घटेगा? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, किसका? फर्स्ट का, किसका? फर्स्ट का फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा घटेगा तो उसका यहाँ पर एक ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो अपोजिंग में आएगा, और घटेगा तो अगेंस्ट जाएगा। कौन? फर्स्ट कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है भैया। तो बाय ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है वो किसका डायरेक्टली है? सेकंड कॉइल का करंट के। अच्छा, यहाँ पर किसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है? तो इस कॉइल का हो रहा है। किसका? पहली का। कौन कर रहा है? दूसरी की ओर से। इसे पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। I1 इक्वल्स टू में M12 और फ्लक्स करंट किसका है भैया? हमें पता है ये कैसा है? वेरिएबल है, ये क्या है? तो ये भी क्या होगा? वेरिएबल। तो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो E1 इक्वल्स में क्या होगा? d∅1 अपॉन में dt, बाहर क्या आएगा? M12, अंदर क्या होगा? di2 अपॉन में dt। ये क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन म्यूचुअल, ये क्या? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और ये क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन, समझ गया? लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। देन इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? I इक्वल्स टू में पहले के अंदर E1 अपॉन में R1, E1 कितना? माइनस M12 di2 अपॉन में dt अपॉन में क्या हुआ? R1, ये क्या हुआ? I1। R1 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल का रेजिस्टेंस है,
ठीक है भैया। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्या दिक्कत आ रही है, पहली कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल इसको अपोज कर रही है, और दूसरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो पहली कॉइल अपोज करेगी। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, समझ गए भैया। अभी है, अरे देखिए भैया, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या था भैया, अभी आपको बताया मैंने, पहली कॉइल के अंदर करंट चल रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कहां पे आ रहा है, दूसरी कॉइल के अंदर, और दूसरी कॉइल के अंदर करंट चल रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कहां पे आ रहा है, पहली कॉइल के अंदर। तो वही लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। पड़ोस वाली कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ताकि उसके फ्लक्स के चेंज होने को क्या करे भैया, अपोज कर सके। ठीक है, हमारा फैक्टर इफेक्ट, हाँ, इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल्स। क्या भैया, कॉइल्स की रिलेटिव पोजीशन का भी इफेक्ट होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट, भाई बोलिए मत कोई भी, केस फर्स्ट, पहले केस में आपकी कॉइल क्या थी, ऐसी थी, दोनों कॉइल इस तरीके से रखी, कॉइल नंबर फर्स्ट और कॉइल नंबर सेकंड ऐसे रखे थे। ठीक है, केस फर्स्ट है। केस सेकंड में मैंने ऐसे रखा है, एक कॉइल को दूसरी कॉइल के ऊपर ओवरलैप कर दिया, ऐसे ओवरलैप कर दिया ऐसे करके। ठीक है, और तीसरे केस में, केस थ्री में एक कॉइल को मैंने इस प्रकार से रखा है और दूसरे कॉइल को दोनों का एक्सिस यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर दोनों का एक्सिस क्या है भैया, सेम है, और यहाँ पर दोनों का एक्सिस यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो भैया देखिए, सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में होगा, M2 के केस में, क्योंकि M1 के द्वारा, देखिए पहली कॉइल के सेकंड केस में म्यूचुअल इंडक्शन मैंने मान लिया M2 हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, M1 हो रहा है, तीसरे केस में क्या हो रहा है, M3 हो रहा है। तो हेयर M2 सबसे ज्यादा होगा, फिर M1 का नंबर आएगा, लास्ट में सबसे क्या होगा, M3। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन उस केस में सबसे ज्यादा आता है जब जिस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, सबसे ज्यादा दूसरी कॉइल से पास करती है। अब बताओ, इन तीनों केस में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किससे पास करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, दूसरे में, क्योंकि इस केस में कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो दूसरे से पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही कर जाएगी, उसका फ्लक्स मैक्सिमम चेंज होगा, और मैक्सिमम चेंज को अपोज करने के लिए उसका म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस केस में देखिए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, दूरी ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, कम होगा। इस केस में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है यहाँ से, तो इस केस में सबसे मिनिमम म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ध्यान रखना, समझ गए भैया। तो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही तक पिछले बैच में पढ़ाया था, कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, अगर कल क्लास लूंगा तो। अब मैं पूछूंगा कितने बच्चों का एनडीए का पेपर है, कितने बच्चों का पूछूंगा मैं। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चे मुश्किल से। हेलो, हाँ हाँ बोल, लेबर चौक पे जाएगा, लेबर चौक पे जाने के बाद ना देख लियो, पूछ लियो, वहां पे